हेलो बच्चों, वेलकम टू बायो डायरी साजिद सर। ये हमारे चैनल का दूसरा वीडियो है। यस्टरडे मैंने जीएन रामचंद्रन जी के बारे में बताया था। आज हम उसी यूनिट का इंट्रोडक्शन, यूनिट थर्ड, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसके बारे में, इस पैराग्राफ के बारे में मैं पढ़ाने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ का ये जो हाईलाइट किया है ना मैंने लाइन, 2025 में नीट के एग्ज़ाम में रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी ये सवाल आया था और इस सवाल ने सारे बच्चों को शॉक कर दिया था कि यूनिट के इंट्रोडक्शन से भी सवाल आता है क्या। मैं कह रहा हूँ बेटा, सवाल कहीं से भी आ सकता है। आपको पूरी किताब, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, एक शब्द भी स्किप होना नहीं चाहिए, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। अब जैसे इसका पहला स्टेटमेंट है, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्यारे बच्चों, कल ही हमने चर्चा की बायोलॉजी का मतलब क्या है, कि सर बायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी करने को बायोलॉजी कहते हैं। मगर बच्चों, जिंदा ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे? सिर्फ अर्थ पे। मार्स और जुपिटर का हमको पता नहीं। हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, हम हमारे पृथ्वी ग्रह पर ही वो सभी ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं। तो फिर पृथ्वी पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से पाए जाते हैं? तो वो 5 किंगडम है, जैसे आपको पता ही है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मोनेरा है, मतलब बैक्टीरिया। कुछ प्रोटिस्टा है, जैसे कि अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। बहुत सारे फंगस है, फिर प्लांट्स है और जानवर है। तो इन सभी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने को बायोलॉजी कहा जाता है। दूसरा वाक्य क्या कहता है? द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस ओनली ब्रॉट आउट देयर डाइवर्सिटी। प्यारे बच्चों, जब हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, अलग अलग प्रकार के, बैक्टीरिया को हम आंखों से देख नहीं सकते, यूग्लिना, पैरामीशियम से दिखने में अलग है, मशरूम जैसे फंगस अलग दिखते हैं, कुछ पेड़ बहुत बड़े हैं, कुछ जड़ी बूटियां है, और जानवर 2 पैरों वाले, 4 पैरों वाले, उड़ने वाले। समझ में आ रहा है ना आपको? मतलब जब हम इन ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो हमको उनमें क्या नजर आती है? ढेर सारी डाइवर्सिटी, विविधता नजर आती है। इट इज द सेल थ्योरी दैट emphasize द यूनिटी अंडरलाइंग दिस डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म, दैट इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। अरे आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस पृथ्वी पे देख रहे हो, सारे बाहर से आपको अलग दिखे, मगर वो बने किस चीज से है? उनके बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है प्यारे बच्चों? तो हर चीज किसकी बनी है? सेल से बनी है। मतलब हर चीज का बेसिक यूनिट क्या है? सेल। कि डाइवर्सिटी कुछ भी रहने दो, हम बने किससे है? हम सेल से बने हैं। A description of cell structure and a cell growth by division is given in the chapter comprising this unit. जैसे, it is the cell theory that emphasizes the unity of underlying this diversity of form. ये जो डाइवर्सिटी है, कि जितने भी अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमको दिखते हैं, सेल थ्योरी ने हमें बताया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, कि हम सब किससे बने हैं? सेल से। मतलब एक ब्लू व्हेल को देख लो, एक हाथी को, एक पेड़ को, एक बैक्टीरिया को, सब किससे बने हैं? सब सेल से बने हैं। A description of cell structure and cell growth by division is given in the chapter comprising this unit. अब ये बहुत ही आसान सी लाइन है। ये यूनिट थर्ड में 3 चैप्टर, पहला जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले सेल के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर, मतलब न्यूक्लियस, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म वगैरह वगैरह। और सेल ग्रोथ बाय डिवीजन, ये हम उसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे एक सेल सेल डिवीजन करके खुद को डिवाइड करता है, ज़्यादा सेल बनाता है। Cell theory also created a sense of mystery around living phenomena that is physiological and behavioral process. प्यारे बच्चों, फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है ऐसे एक्शंस जो इनवॉलंटरी होते हैं।
मतलब जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। डाइजेशन करना ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। किडनी कैसे खून फिल्टर करके यूरिन बनाती है, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। उसके बाद में दिल का धड़कना एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। उसी तरह बिहेवियरल प्रोसेस का मतलब है वॉलंटरी प्रोसेस, मतलब जो हमारी इच्छा के हिसाब से चलते हैं, जैसे कि खाना, पीना, बोलना, चलना, मुस्कुराना, किसी को कोई रिस्पॉन्ड देना, ये बिहेवियरल प्रोसेस है। तो जैसे इसका मीनिंग ये है कि जब हमको पता है कि बॉडी सेल से बनती है, तो फिर साइंटिस्ट लोगों को एक बड़ा सवाल है कि हाउ डू कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग, थिंकिंग और मूवमेंट अराइज फ्रॉम द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल। कि ये सारी चीजें, ये फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस, खाना, पीना, बोलना, चलना, दिल का धड़कना, किडनी का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना, ये एक सेल से कैसे होते हैं। तो इस चीज ने उनको हैरान कर दिया था। इस बात से एक सेंस ऑफ वंडर क्रिएट होता है कि सेल्यूलर लेवल पर कितना फैसिनेटिंग मैकेनिज्म शुरू है ना बच्चों हमारे बॉडी में, सेल के अंदर। ये बात गौर करने जैसी। चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ता हूँ। दिस mystery was the requirement of integrity of cellular organization for a living phenomena to be demonstrated or observed। प्यारे बच्चों, इस लाइन का सीधा सरल मीनिंग ये है कि अगर आपको लिविंग फिनोमेना या जिंदा रहना है, तो सेल्स का पूरा रहना मतलब कंप्लीट रहना, मतलब साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और बाकी के सेल ऑर्गेनल्स का पूरा रहना और सही सलामत रहना बेहद जरूरी। मान कर चलो, अगर मैं सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग कर दूं, उसके न्यूक्लियस को अलग कर दूं, उसके साइटोप्लाज्म को अलग कर दूं और सेल ऑर्गेनल्स को अलग निकाल कर रख दूं, तो क्या वो काम करेंगे? क्योंकि उसकी इंटीग्रिटी, उसकी अखंडता को मैंने तोड़ दिया है। इसको मैं एकदम इजीली आपको एक साइकिल के एग्जांपल से भी समझा सकता हूँ। एक साइकिल कब चलती है? जब उसके पहिए, उसके हैंडल, उसके पेडल, उसकी चेन सब सही जगह पर लगे हो और ठीक से काम कर रहे हो। अगर मैं उसी साइकिल के सारे पुर्जे अलग अलग कर दूं और आपके सामने रख दूं और फिर कहूं कि अब ये साइकिल चलेगी क्या, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि उसकी इंटीग्रिटी, उसका इंटैक्टनेस जो था, उसका ऑर्गेनाइजेशन था, वो टूट गया है। ये लाइन यही सब समझाती है। इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस, one can take a physico-chemical approach and use cell-free system to investigate। अब इस फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेसेस को समझने के लिए हमको फिजिको केमिकल अप्रोच, जिसे हम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी दूसरे शब्दों में कहेंगे, अब आपको ये समझना है कि ये चीज़ क्या है। सवाल इसी के ऊपर बना था नीट 2025 में बच्चों, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। मतलब सेल फ्री सिस्टम क्या है कि एक हमारी बॉडी, हमको पता है कि सेल से बनी, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, उनके अंदर हजारों मॉलिक्यूल्स है, डीएनए, आरएनए, लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, हार्मोन, सब कुछ है। बायोमोलिक्यूल्स हजारों फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं सेल के अंदर। अब हमको ये सारे प्रोसेसेस एक टाइम पे पढ़ना बहुत मुश्किल होने वाला है, तो मुझे अगर ये देखना है कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है और आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, बस मुझे सिर्फ ये सिस्टम देखना है, तो मैं क्या करूँगा, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सेल के इन मटेरियल को डालकर एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, एक इन विट्रो मोड में। मतलब शरीर से बाहर, सेल से बाहर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसे इन विट्रो मोड कहेंगे और इसे कहते हैं सेल फ्री सिस्टम। सेल जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझने के लिए। अब आप ये सोचेंगे कि इससे फायदा क्या होता है। अरे भाई, हमको सेल की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी से बचकर हम ज़्यादा क्लियरली समझ पाते हैं कि मॉलिक्यूल्स कैसे काम करते हैं और हम उन पे एक्सपेरिमेंट्स भी आसानी से कर सकते हैं। मतलब सेल्स को पूरा स्टडी करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी एक एक चीज़ को निकाल कर वो कैसे काम करती है इसको देखना सेल फ्री सिस्टम है। और
फिजिको केमिकल अप्रोच क्या है प्यारे बच्चों? फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के बेस से लाइफ को समझना। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम को तोड़कर सिंपल पार्ट्स में स्टडी करना। अगर आपको रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी अभी भी समझ नहीं आया होगा तो मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ। प्यारे बच्चों, आपको पता है, पेड़ का एग्जांपल ले लो। पेड़, ये कि भाई पेड़ हरे क्यों है? तो मैं कहूँगा पत्ते हरे हैं इसलिए। पत्ते हरे क्यों है? तो मैं कहूँगा वो मिजोफिल सेल से बने हैं। मिजोफिल सेल हरे क्यों है? तो आप कहेंगे सर उसमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा है। फिर मैं कहूँगा क्लोरोप्लास्ट हरा क्यों है? तो आप कहेंगे सर उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है। फिर मैं कहूँगा क्लोरोफिल हरा क्यों है? तो आप कहेंगे सर उसके अंदर मैग्नीशियम होता है और पोरोफायरिन रिंग होती है। तो कहीं ना कहीं हमने एक कॉम्प्लेक्स चीज को समझने के लिए उसे तोड़ तोड़ कर इतने बेसिक लेवल पर हम चले गए कि लास्ट में मॉलिक्यूल्स, उनकी बॉन्डिंग, मतलब कहीं ना कहीं हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री का सहारा लेना पड़ रहा है। मतलब किसी बड़ी चीज को तोड़कर उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर देना और फिर छोटे छोटे पार्ट्स की मदद से हम उस पूरे सिस्टम को समझते हैं। इसे कहते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी और इस अप्रोच को कहते हैं फिजिको केमिकल अप्रोच। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा बच्चों। और सेल फ्री सिस्टम का तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। सेल के बाहर टेस्ट ट्यूब में बायोलॉजिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करके देखना। प्यारे बच्चों, ये सेल फ्री सिस्टम जो है ना, ये बहुत स्पेशल है। जो भी नीट रिपीटर्स अगर होंगे तो उन्हें बराबर ये याद होगा। क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नए एनसीईआरटी जो है ना क्लास 12 की, तो पेज नंबर 96 पे लाइन नंबर 2 मार्शल निरेनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम बनाया था। मैं कह रहा हूँ ना, हर लाइन सिलेबस की है। बस आपको कई चैप्टरों को मर्ज करते आना चाहिए कि कोई शब्द अगर आप सुन रहे हो तो वो कहाँ कहाँ पढ़ा गया था। मार्शल निरेनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम की मदद से, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर आरएनए बनाया था। सेल फ्री सिस्टम में आरएनए, पॉली यू आरएनए बनाया था उन्होंने, मतलब यूरेसिल की लंबी चेन वाला आरएनए। और उन्होंने ही जेनेटिक कोड के राज को उजागर किया था, डिसिफेयर किया था। दिस अप्रोच enables us to describe the various processes in molecular terms। ये जो फिजिको केमिकल अप्रोच है ना बेटा, इसकी मदद से, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल तक जब हम जाएंगे तो हम हर चीज को बहुत बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर पाएंगे। द अप्रोच इज एस्टेब्लिश्ड बाय एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यूज फॉर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये जो फिजिको केमिकल अप्रोच है ना, इसी की मदद से हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में कौन से एलिमेंट है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, और कैसे कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट। इट विल टेल अस व्हाट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा, इसी फिजिको केमिकल अप्रोच की मदद से हर बड़ी चीज को इतना छोटा कर दिया कि हमको पता है ना बेटा, हमारी बॉडी कितने बेसिक एलिमेंट से बनी। वही तो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। तो कहीं ना कहीं आप देखो ना कि हम, हमारी लाइफ का बेसिक क्या है, केमिस्ट्री है। इसीलिए तो कहा है फिजिको केमिकल अप्रोच। इट विल टेल अस व्हाट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस एनालिसिस से, मतलब इस फिजिको केमिकल एनालिसिस से हमें पता चलता है कि सेल में कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि प्रोटीन, फैट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। और उसकी मदद से हमारा सेल काम कर रहा है। सेल की वजह से हमारे टिश्यूज काम कर रहे हैं, देन ऑर्गन काम कर रहे हैं, देन सिस्टम काम कर रहे हैं। और इसलिए तो हम जिंदा नजर आते हैं। In the next stage, one can ask the question, what are these compounds doing inside a cell and in what way they carry out cross physiological processes like digestion, excretion, memory, defense, recognition, etc. और ये 6 बेसिक एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मिलकर बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, बेसिक
चार बायोमोलिक्यूल्स, चार टाइप के बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए और आरएनए। और फिर ये कंपाउंड सेल के अंदर बड़ी बड़ी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, डिफेंस या रिकग्निशन में मदद करते हैं। मतलब कि जैसे प्रोटीन एंजाइम बनकर खाने का ब्रेक डाउन करेंगे, कुछ प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन बनकर एंटीबॉडीज की तरह काम करेंगे और डिफेंस में मदद करेंगे। फिर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन बनकर सेल के सरफेस पर मार्कर बन जाएंगे, जिसकी मदद से कौन अपना है, मतलब कौन सेल्फ मॉलिक्यूल है और कौन फॉरेन मॉलिक्यूल है, इसका हमें पता हो जाएगा। और फिर याददाश्त रखना ब्रेन सेल्स के अंदर इन्हीं मॉलिक्यूल्स का काम होता है। इन अदर वर्ड्स वी आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इन सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस का, ये जो हमारे शरीर में हो रहे हैं, इनका मॉलिक्यूलर बेस क्या है? अरे यही तो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स है ना, उसका आंसर। इनका मॉलिक्यूलर बेस प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स ही तो है। क्योंकि ये सेल में अगर सही से काम कर रहा है तो सेल सही से काम कर रहा, सेल सही से काम करेगा तो हमारी बॉडी सही से काम करेगी। इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द एबनॉर्मल प्रोसेस दैट ऑकर ड्यूरिंग एनी डिसीज कंडीशन। और सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, और प्यारे बच्चों, इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द एबनॉर्मल प्रोसेसेस दैट ऑकर ड्यूरिंग एनी डिसीज कंडीशन। अब सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, अगर हमारे सेल्स के अंदर के मॉलिक्यूल सही से काम नहीं करेंगे तो भला सेल कैसे काम करेगा सही से? और सेल काम नहीं करेगा तो टिश्यू काम नहीं करेगा, टिश्यू काम नहीं करेगा तो ऑर्गन काम नहीं करेगा, ऑर्गन काम नहीं करेगा तो सिस्टम काम नहीं करेगा, सिस्टम काम नहीं करेगा तो बॉडी काम नहीं करेंगी। इन शॉर्ट हमारे बॉडी को तब क्या हो जाएगा, कोई डिस ईज, हमारी हमारा जो कंफर्ट है वो खराब हो जाएगा, हमको कोई बीमारी हो जाएगी। दिस फिजिको केमिकल अप्रोच, और फाइनली फिर हम इस लाइन पे आते हैं, दिस फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही कहा आपको रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का मतलब कि किसी भी लिविंग सिस्टम को अगर समझना है तो उसे तोड़ तोड़ कर समझो। समझ आ रहा है ना आपको? मतलब अगर आपको बॉडी को समझना है तो आप सेल सेल को समझो, और सेल को समझना है तो मॉलिक्यूल को समझो। मतलब हर बड़ी चीज को अगर आपको समझना है ना, तो उसके सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को समझ लो, और फिर उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर, कहते हैं ना वो बूंद बूंद से समंदर बनता है, तो वैसा है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके एक बड़ा नॉलेज गेन कर लेना, इसे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहा जाता है। और उसके लिए तरीका मैंने पहले ही बताया है, कौन सा तरीका है? फिजिको केमिकल अप्रोच। और लास्ट में द कंसेप्ट एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर अप्लाइड टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी। अगर आपको बायोलॉजी समझना है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की हेल्प से ही आप बायोलॉजी को समझ सकते हो। और इस पैसेज का लास्ट जो है स्टेटमेंट, इन चैप्टर 9 ऑफ दिस यूनिट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर प्रोवाइडेड। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई बॉडी बनी सेल से, और सेल बने किस चीज़ से प्यारे बच्चों? मॉलिक्यूल से। तो फिर हमारे सेल में कौन से मॉलिक्यूल है जो हमें लिविंग रखते हैं? तो उन्हें कहते हैं बायोमोलिक्यूल। और बायोमोलिक्यूल हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 9। वही जैसे कि आपको पता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए, आरएनए। प्यारे बच्चों, इस तरह से ये पैसेज ख़त्म होता है। इस यूनिट थर्ड में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जिसका नाम है, इसके अंदर 3 चैप्टर है। पहला है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा है बायोमोलिक्यूल, और तीसरा है सेल साइकिल, सेल डिवीजन। ये पैराग्राफ अगर आपको समझ आ गया होगा तो आपको पता ही है कि एनसीईआरटी ने 3 चैप्टर क्यों रखे। बॉडी सेल से बनती है तो सेल स्ट्रक्चर्स, उसके सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे। सेल कैसे डिवाइड करता है तो सेल साइकिल, सेल डिवीजन में हम पढ़ेंगे। और सेल किन मॉलिक्यूल से बना है, उन मॉलिक्यूल्स को हम स्टडी करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको लगता है कि अगर मैं बहुत अच्छे से पढ़ा पाया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, आपके दोस्तों में शेयर कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।